वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट। देखिए, हम जो कैश फ्लो कर रहे हैं ना, वो हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना पैसा निकल रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना पैसा निकल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कितना पैसा निकल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन तीनों एक्टिविटीज़ से कितना पैसा निकल रहा है या वापस हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ का प्लस करके लास्ट में हम निकालेंगे कैश फ्लो या यूज्ड इन। तो आज हम जो देखेंगे वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्यों निकालना होता है? देखिए, जो भी नेट प्रॉफिट हमारा आता है ना, वो टैक्स, रिजर्व और डिविडेंड देने के बाद आता है। ठीक है, बिफोर टैक्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर टैक्स वाला लेना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें हम पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं, इनकम ऐड करते हैं, फिर जाकर के हमारा प्रॉफिट आता है। ठीक है, इस प्रॉफिट में अगर हम टैक्स दे दें, मान लो 1500 हमने टैक्स दे दिया, हमारा प्रॉफिट बचेगा 6500, 8000 में से। और अगर हमने डिविडेंड भी दे दिया 500 रुपये का, तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 6000। और अगर हम रिजर्व में थोड़ा पैसा डाल दिया तो हमारा प्रॉफिट बचेगा 4000। अगर मैं बोलूं कि बताइए कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो आप क्या करोगे? आप इस सारे प्रॉफिट को ऐड बैक करोगे, है ना। ऐड बैक करोगे, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, ये सारा ऐड बैक करोगे, तब जाकर के आपका प्रॉफिट आएगा 8000। ठीक है, लेकिन जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना, उसमें प्रॉफिट कैसे दिया होता है, उसमें प्रॉफिट दिया होता है इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस 6500 करंट ईयर का और 1500 पिछले साल का। अब आप बोलोगे कि हमारा इस साल का प्रॉफिट तो 4000 आया, लेकिन ये 6500 क्यों आया? जो हमने 11th क्लास में बैलेंस शीट की थी, आपने देखा होगा कि ओपनिंग बैलेंस का प्रॉफिट और क्लोजिंग बैलेंस का प्रॉफिट को ऐड करके 6500 आता है। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम 6500 में से 1500 निकालेंगे, तब जा करके 4000 आएगा। तो बात ये है दोस्तों कि हमें जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है ना, तो उसको निकालने के लिए हमें पहले रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, ये जो चीज़ें हैं ये ऐड बैक करनी पड़ेंगी। और असली प्रॉफिट इस साल का निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना पड़ेगा, तब जा करके आपका इस साल का प्रॉफिट आएगा। तो हमने ये फॉर्मूला बना दिया हुआ। इस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये रहा आपका इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने का फॉर्मूला। ये चीज़ें आपको दी होंगी, आपने बस ऐड करनी है। सबसे पहले आप निकालोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। बैलेंस शीट में दिया होगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग प्रॉफिट दिया होगा, मतलब इस साल का प्रॉफिट माइनस पिछले साल का प्रॉफिट। तो इस साल का रियल प्रॉफिट जो है वो आएगा ये। ठीक है, फिर आप इसमें रिजर्व, इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीज़ें ऐड बैक करोगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम निकालोगे। क्योंकि हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस को ऐड किया था, सॉरी पहले लेस किया था, अभी हम ऐड कर रहे हैं। और इनकम को पहले ऐड किया था और अब हम लेस कर रहे हैं। तो याद करने का तरीका आपको याद रखना है कि इसमें रिजर्व आएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का हमने लेना है प्रपोज डिविडेंड। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। तो आपको अभी के लिए याद रखो कि प्रपोज डिविडेंड आपने प्रीवियस ईयर का लेना है, इंटरिम डिविडेंड लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स जो लोगे वो करंट ईयर का लोगे, क्योंकि जो टैक्स हम देते हैं वो करंट ईयर का देते हैं। इसमें से नेट ऑफ रिफंड हम लेस कर देंगे, जो भी हमें रिफंड मिलेगा। फिर बाकी आता है एक्सटर्नल एक्सपेंस और इनकम हम लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपने वर्किंग नोट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पहला फॉर्मेट रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करोगे।
ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को ऐड और लेस करने के बाद आपके हाथ में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। पहले बता देते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। आइए देखते हैं नीचे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं डेप्रिसिएशन एसेट पे, amortization एसेट पे, इंटेंजिबल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डेट। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप नॉन ऐड करोगे किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने निकाला ना, उसमें आप ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करोगे। ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना, रेंट रिसीव होना, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपने पहले ऐड की थी प्रॉफिट एंड लॉस में, अब आप इसको लेस कर रहे हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो आपने पहले लेस की थी, अब आप इसको ऐड कर रहे हैं। तो फॉर्मेट में चलते हैं। देखिए, हमने पहले नेट प्रॉफिट निकाला बिफोर वर्किंग कैपिटल बिफोर टैक्स, फिर हमने ऐड की चीज़ें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस किया। ये हम क्या कर रहे हैं? हम ये चेक कर रहे हैं कि बिजनेस में कैश कितना आया है। ठीक है, कैश कितना घुमा है। तो पहले आपने इन चीज़ों को लेस किया था, अब वापस ऐड कर रहे हैं कैश चेक करने के लिए। अब इनको लेस कर रहे हैं क्योंकि पहले ऐड किया था। आपके हाथ में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आपने दो चीज़ें ऐड और लेस करनी है। अगर कभी लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो आप उसको ऐड करेंगे। मतलब बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में जैसे यहाँ पर डेटर दिया होगा, तो करंट ईयर में डेटर 2000 है, प्रीवियस ईयर में डेटर 3000 है, तो डेटर बढ़ गया। तो अगर इंक्रीज इन करंट एसेट हुआ है तो आप वो लेस करेंगे। इसी तरह से अगर डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ है तो उसको आप ऐड करोगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इसको थोड़ा पता चल जाएगा। अभी के लिए फॉर्मेट ही याद कर लो कि अगर इंक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटी में तो ऐड किया जा रहा है। एक चीज़ याद कर लो, बाकी सारा याद हो जाएगा। अगर आप लाइबिलिटी याद करो, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे, तो डिक्रीज इन करंट एसेट अपने आप ही याद हो जाएगा। फिर डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी उसको लेस करेंगे और इंक्रीज इन करंट एसेट लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के बाद आपका आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से आपने लेस करना है टैक्स और बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड और लेस कर देना। ये क्या होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और इनकम? यहाँ देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम वो है जो आपको कभी कभार मिलती है इनकम। ठीक है, रोज मिलने वाली नहीं होती। जैसे इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी, ये इनकम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कौन से होते हैं? जैसे लॉस ऑन अर्थक्वेक, लॉस बाय अर्थक्वेक, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, कंपनसेशन पेड करना, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है। देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किए जा रहे हैं और यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किए जा रहे हैं। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस की जाती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐड की जाती है। ठीक है, अगर आप फॉर्मेट में देखें तो यही है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस किया है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस लेस किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ऐड की है। तो थोड़ा उल्टा रहता है। ठीक है, लास्ट में सारा टोटल करने के बाद आपके हाथ में ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव अगर आया तो लिखेंगे यूज्ड इन। आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे आप इस तरह से लिखोगे। अगर मान लो आपका ये वाला बैलेंस पॉजिटिव आया तो आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लेकिन मान लो अगर आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव आया तो आप लिखोगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ठीक है, आपको ये दोनों लिखने हैं, कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन। अगर पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम लिखेंगे, अगर नेगेटिव है तो यूज्ड इन लिखेंगे। ठीक है, ये भी बता दिया। अब ये देखते हैं कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को क्यों किया और डिक्रीज इन करंट एसेट को क्यों किया।
तो हम पहले थोड़ा अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट से समझाते हैं। मान लो ये डेटर अकाउंट है, ठीक है। आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन था 10,000, 10,000 के डेटर्स थे आपके। कुछ देर के बाद आपका बैलेंस कैरी डाउन 8,000 हो गया, मतलब डेटर कम हो गए। ऐसी क्या वजह थी कि डेटर कम हो गए? हम कहते हैं कि आपको डेटर ने पैसा दे दिया होगा। डेटर ने अगर पैसा दे दिया, इसका मतलब कैश आपके हाथ में आ गया। तो जब भी डिक्रीज इन करंट एसेट होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, और जब भी इंक्रीज इन करंट एसेट होता है हम उसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर डेटर यहाँ से यहाँ कम हुआ है ना, इसका मतलब हमारे हाथ में पैसा आया है। तो करंट एसेट का डिक्रीज होने का मतलब होता है कैश इनफ्लो हुआ है, और करंट एसेट का इंक्रीज होने का मतलब होता है कि कैश बाहर गया, आउटफ्लो हुआ है। अगर ये डेटर 18,000 हो गया होता 10,000 की बजाय, इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में पैसा नहीं आया ना, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है गुड्स के द्वारा। तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश समझा जाता है अगर बढ़ जाए तो। और अगर कम हो जाए तो उसे हम इनफ्लो ऑफ कैश समझते हैं। तो ये पॉइंट हो गया होगा क्लियर। इसीलिए इंक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया जाता है, और डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया जाता है, और इंक्रीज इन करंट एसेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर लाइबिलिटी के हिसाब से देखें, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स हमारे 10,000 थे, 10,000 से 8,000 हो गए, कम हो गए। इसका मतलब ये है कि हमने पैसे दे दिए होंगे, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट की जाती है, क्योंकि हम इसे आउटफ्लो समझते हैं। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी आउटफ्लो ऑफ कैश, और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हम इनफ्लो ऑफ कैश समझते हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने आज इस क्लास में क्या किया? हमने आज इस क्लास में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किया, ठीक है। आपने इस फॉर्मेट को याद करना है। इस फॉर्मेट के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं कि जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है बैलेंस शीट में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, और जितनी भी चीज़ें हैं, रिजर्व, डिविडेंड, इन सबको ऐड बैक किया जाता है। रिजर्व का भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड इसी साल का, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट साल का, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस को ऐड और इनकम को लेस। फिर आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करते हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करते हो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हुए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हुई? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए जैसे डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट पेड, बोरिंग पे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डेट। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हुई? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। एक्सपेंस को लेस किया जाता है और इनकम को ऐड किया जाता है। इसके बाद आपका निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आपको ऐड करना होता है और लेस करना होता है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी अगर हुई तो, या डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ तो, और लेस करना होता है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी या इंक्रीज इन करंट एसेट। इसके बाद आपका निकल के आता है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर आप टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने के बाद ऐड करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और लेस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। फिर आपका ये सारा टोटल करने के बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया हो तो कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैंने अपनी ओर से थोड़ी कोशिश की है कि आपको ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा समझ आए। तो थैंक यू सो मच।